सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड आज से हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा हिस्ट्री है एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का। उसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। एंड बेसिकली आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मतलब बेसिकली जो स्टार्टिंग की जो चैप्टर पेजेस है पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2, उसके अंदर जो चीज़ें दी गई है मतलब कह सकते हो इंट्रोडक्शन बताया गया है कि चैप्टर आखिर है क्या, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं और एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है और हमारा ये जो चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे एंड फिर और भी जो टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ मैं कौन हूँ। तो देखो, मैं एक प्रोफेशनली एक एजुकेटर हूँ, टीचर हूँ, जो कि मैं मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब 2-3 साल से मैं टीचिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है यूट्यूब पे। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो मेरे एक और चैनल भी है जिसपे मैं जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, जो सेकंड ईयर वाले होते हैं, डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ दूसरे चैनल के ऊपर। ठीक है, जो एक्सेलरेंट डिग्री स्टडी है, तो वहाँ पर मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ। एंड इस चैनल पे आज से हम लोग क्लास 10th को पढ़ाना चालू करेंगे। आप अभी तो हम लोग सिर्फ हिस्ट्री चालू करें, बट हो सकता है फ्यूचर में हम लोग ज्योग्राफी को भी चालू करें। ठीक है, तो ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाले नहीं पढ़ाता हूँ, थ्योरी वाले ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन तो सबसे पहले देखो हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, ठीक है, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो देखो, हिस्ट्री को आप कह सकते हो, ये हिस्ट्री मतलब कि जो भी हमारा बीता हुआ कल होता है, जो भी हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब इतिहास कहते हैं जो भी हमारे बीते हुए कल होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे जो इतिहास होता है, हमारा जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ मैसेजेस देते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि देखो कोई भी घटना घटती है तो आखिर वो घटना क्यों घटती है। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री का आप कह सकते हो, इसका मतलब होता है कि स्टोरीज विथ मैसेजेस। ठीक है, यानी क्या कि बीते हुए जो भी हमारी स्टोरीज होती है, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो गुलाम बना। ठीक है, अब इंडिया गुलाम कैसे बना, तो देखो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडिया को मतलब रूल करने लगे तो गुलाम बना दिए थे। ठीक है, किस तरीके से बनाए थे, तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है इंडिया के ऊपर कॉन्क्यूर किया, इंडिया को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद जो है ब्रिटिश जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने आकर मतलब बेसिकली इंडिया को टेक ओवर कर लिया और रख लिया और उसके ऊपर राज करने लगे। ठीक है, बट अगर आप देखोगे इनिशियली आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी कि आखिर कैसे सिर्फ एक कंपनी ने, मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने पूरे एक नेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे एक देश के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मान लो हमारी जो टाटा रिलायंस है वो कल को चली जाती है मान लो चाइना में, एंड चाइना को जो है गुलाम बना देती है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एक कंपनी जो है एक नेशन को गुलाम बना रही है। तो ऐसी जो स्टोरीज होती है, जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ मैसेजेस देते, कुछ ना कुछ बातें बताते हैं कि आखिर ऐसे कौन से इवेंट्स हुए, ऐसे कौन सी घटनाएं हो गई जिसके वजह से हमारा जो देश है वो गुलाम मतलब गुलामी की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं, मतलब जो भी पास्ट इवेंट्स बीत चुके हैं जो कि हमें कुछ मैसेजेस बताते हैं, जिनकी हमें नीड्स होती है। ठीक है, अब देखो ये जो हिस्ट्रीज होती है, ये जो हिस्ट्री है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं, जो भी पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, जो भी स्टोरीज है पहले की, अगर उनके बारे में हम जानना चाहते हैं तो हम किस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में अगर कोई लिखेगा नहीं, उनके बारे में अगर हमें कोई बताएगा नहीं हिस्ट्री के बारे में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर 1000 साल पहले या फिर 100 साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, तो उसके वो सारी चीज़ों को पता करने के लिए हिस्ट्री को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली हिस्ट्री को लिखा जाता है, हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है कि 100 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, हमारा देश ऐसे ऐसे करके मतलब आज़ाद मतलब गुलाम बनते गए। जैसे देखोगे सबसे पहले फ्रांस का जो एक मतलब बेसिकली पर्सन था, जो डुप्ले था, वो आया था। ठीक है, उसने एक फार्मूला दिया किंग मेकर का, जिसको सक्सेसफुली अप्लाई किसने किया, तो रॉबर्ट क्ल्यू ने किया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने किंग मेकर का फार्मूला अप्लाई करते गया एंड जो राजा वहाँ के थे, अपने इंडिया के जो राजा थे, उनको अपने कब्जे में लेते गया। ठीक है, एंड धीरे धीरे करते करते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कौन से मतलब बेसिकली ये जो हिस्ट्री है इसको लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आगे के जो फ्यूचर जनरेशन है वो हिस्ट्री को समझ पाएंगे। ठीक है, एंड ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इसी को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, मतलब बेसिकली जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो हिस्ट्री को समझ सके कि पास्ट में जो जो मतलब बेसिकली इवेंट्स हुए हैं और उनसे क्या क्या हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको समझने के लिए ही हिस्ट्री को लिखा जाता है। एंड जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, देखो हिस्टोरियो का मतलब होता है हिस्ट्री और ग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखना। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है हिस्टोरियोग्राफी।
नाउ अब देखो इस चैप्टर का मतलब क्या है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो देखो हिस्टोरियोग्राफी की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं ग्रीक से हुई है, रोमन एरिया से, मतलब यूरोप साइड से देखोगे तो वहाँ से ज़्यादातर हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हुई है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जो 15th सेंचुरी या फिर 16, मतलब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी तो वैसे 18th सेंचुरी से चालू है, बट एंशियंट अगर हिस्टोरियोग्राफी को अगर आप देखोगे तो वो 15th सेंचुरी BCE से चालू हुई है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, ये सारी स्टोरीज है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखोगे तो यूरोप साइड से ज़्यादा हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हुई है हमारे हिस्टोरियोग्राफी की, यूरोप साइड में, मतलब वेस्ट में, ठीक है। अगर आप ग्लोब में देखो तो वेस्ट में यूरोप है अपना, तो यूरोप साइड से, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जो चैप्टर है वो, इसलिए ये लिखा हुआ है कि हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यानी क्या कि हिस्टोरियोग्राफी की किस तरीके से डेवलपमेंट हुई वेस्ट में, एंड किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी जो है पॉपुलर होते गया वेस्ट में एंड पूरे फिर वर्ल्ड में, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर का नाम है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ठीक है। देन आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया गया है, मतलब बेसिकली कि हिस्ट्री का जो है वो लिखा क्यों जाता है। देखो मैं अपना फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि आखिर मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। देखो सबसे पहले हम चीज़ों को समझ लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, रीड नहीं करेंगे, पहले पहले मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हमारा रीडिंग करना सीखो, एक फॉर्मेलिटी बच जाएगा, क्योंकि अगर आप मैं रीड नहीं करूँगा तो हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हो जो आपको ना समझ आए, एंड फिर आप कंप्लेन करो कि मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आई है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेंगे चीज़ों को, मतलब डायरेक्टली ओरली, एंड फिर उसको रीड भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हिस्ट्री क्या है, ठीक है, मतलब बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी क्या है। तो देखो हिस्टोरियोग्राफी की हम, मतलब बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम हिस्टोरियोग्राफी करते हैं हम उसके रिसर्च करते हैं कि पास्ट में ये सारे इवेंट्स हुए, ठीक है, कि हमारा देश ऐसे गुलाम बन गया या फिर ऐसे अलग अलग वॉर्स हुई है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने वॉर की है, हम हिस्ट्री को लिखते हैं, उनकी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो आखिर हम क्यों करते हैं, क्यों हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज़ करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, ठीक है, मतलब क्या मकसद होता है, आखिर हम क्यों हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, मतलब जितनी भी घटनाएं हुई है उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझ सकें कि मतलब एक के बाद एक कौन सी घटनाएं हुई है, ठीक है। मतलब उन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने के लिए ही हम जो है हिस्ट्री को लिखते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे कि पहले इंडिया के अंदर डुप्ले आया, ठीक है, मतलब इंडिया गुलाम कैसे बना, अगर इस क्रोनोलॉजी को हम समझना चाहते हैं तो देखो फ्रांस से पहले डुप्ले आया अपना, ठीक है। डुप्ले जो था वो फ्रांस का था, ठीक है। तो डुप्ले आया पहले, उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब बेसिकली एक फार्मूला दिया जो था किंग मेकर, जिसको सक्सेसफुली अप्लाई किसने किया, रॉबर्ट क्लू ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लू जो था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था, ठीक है। तो वो फिर आया बेसिकली बंगाल में, वहाँ से उसने फिर कुछ राजाओं को जो है, मतलब बेसिकली रहता है ना कि भाई मैं, मतलब वहाँ से लोगों को जो रहता है, मतलब भाई भाई में झगड़ा रहता है कि भाई मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो जो रॉबर्ट क्लू था उसने क्या किया कि जो एक पर्सन था जो राजा बनना चाहता है बट दूसरा पर्सन ज़बरदस्ती राजा बन चुका है, तो जो दूसरा भाई है जो राजा बनना चाहता है उसकी हेल्प करता है कि वो राजा बन जाए, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पे जब रॉबर्ट क्लू ने उसकी हेल्प की कि भाई वो राजा बन गया, तो ऐसे टाइम पे जो राजा बन जाता है वो उसको कुछ मदद करता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उसको कुछ पावर्स देता है कि भाई जाओ मैं तुमको 100 गाँव देता हूँ गिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, मतलब बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बनाते गई, ठीक है। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट्स हुए, फिर तीसरा इवेंट हुआ, फिर चौथा इवेंट हुआ, इस क्रोनोलॉजिकल पैटर्न को समझने के लिए, इस क्रोनोलॉजिकल पास्ट इवेंट को समझने के लिए जो है हम हिस्ट्री को लिखते हैं, ठीक है, और उसकी रिसर्च एंड उसकी स्टडीज़ करते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये समझ सके कि कौन से इवेंट्स कब हुए एंड किस वजह से कौन से इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। नाउ देखो अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब आप पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। तो देखो वही चीज़ लिखी है कि हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरियड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शंस, ठीक है, कि किस तरीके से हर एक जो इवेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा है, कि एक घटना हुई उसके बाद दूसरी घटना हुई, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि लाइन वाइज, ठीक है, कि एक घटना हुई उसके बाद दूसरी घटना हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे लाइन से एक एक घटना होती जाती है, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पर आगे लिखा है दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी क्या हिस्ट्री जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब क्या, ये मतलब आप कह सकते हो ना, मतलब पहले सबसे पहले अगर मान लो हम लोग कोई मतलब इवेंट ले रहे हैं, जैसे जब डुप्ले आया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ये जो हिस्ट्री है ये कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है, ठीक है, और अभी तक प्रेजेंट तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब बेस कह सकते हो कि हिस्ट्री जो है ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हम हिस्ट्री को लिखते जाते ये कभी भी एंड नहीं होता है, क्योंकि आज जो है हमारा आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट बन जाएगा, कल हिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस में रहती है, ओके। नाउ यहाँ पर अब आगे चीज़ें लिखी हुई है, देखो कि अब देखो अगर हम देखेंगे कि जो नेचुरल साइंस होता है, ठीक है, नेचुरल साइंस क्या होता है, बेसिकली ये कैटेगरी ऑफ साइंस है, टाइप ऑफ साइंस है, ठीक है, मतलब साइंस का एक टाइप है।
जिसके अंदर देखो आपके बुक के अंदर तो बोला गया है कि देखो फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो जो नेचुरल साइंस होता है, बेसिकली नेचुरल साइंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल साइंस के दो मतलब कैटेगरीज होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है लाइफ साइंस, जिसको यहाँ पर नेचुरल साइंस बोला गया है। नेचुरल साइंस भी बोल सकते हो, लाइफ साइंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो फिजिकल साइंस में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, उसके अंदर होता है क्या, देखो नेचुरल मतलब फिजिकल साइंस के अंदर, इसके अंदर हम एटम्स या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रेविटी, ऐसे मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी हम उनका जो रिलेटेड साइंस होता है उनकी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अब एटम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो फिजिकल फॉर्म में सिर्फ है, उनके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है। और एंड अगर आप नेचुरल मतलब बेसिकली ये जो लाइफ साइंस होता है या फिर नेचुरल साइंस होता है, इसके अंदर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी आप कह सकते हो, उसकी स्टडीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिजिकल साइंस के अंदर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, ये नेचुरल साइंस या फिर जो लाइफ साइंस है उसके अंदर अपना बायोलॉजी आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर यही बोला गया है देखो कि अपना ये जो फिजिकल साइंस है एंड जो ये जो नेचुरल साइंस है, इनको हम एम्पिरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मान लो कल को मतलब कोई पास्ट में कोई साइंटिस्ट था, उसने बोला था देखो कि देखो मतलब कोई भी एग्जांपल दिया, तो कोई भी मान लो एक चीज़ दी थी, जैसे कि अगर आपने ये फेमस वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा यूट्यूब के अंदर, कि जब ये कोको कोला होता है एंड कोको कोला के अंदर अगर आप मेंटोस डाल देते हो तो उसके बाद क्या उसके अंदर से एलिफेंट जो टूथपेस्ट होता है वो निकलता है, ठीक है। तो ये निकलता है, आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी यूट्यूब के अंदर। तो अगर देखो मान लो जैसे कोई 100 साल पहले किसी पर्सन ने आपको बोला कि अगर हम कोको कोला के अंदर जो है ये मेंटोस को डाल दें, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको बोला कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो कि कोको कोला जो है उसके अंदर मेंटोस डाल दोगे अगर आप, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि ये जो मतलब बेसिकली कोको कोला होगा इसके अंदर से एलिफेंट पेस्ट निकलेगा, ठीक है। इसको एलिफेंट पेस्ट बोला जाता है, मतलब बेसिकली इस तरीके से निकलेगा, झाग टाइप में निकलेगा, ठीक है। अब इसको किसी पर्सन ने आपको बोला था, मतलब मान लो 50 साल पहले, ठीक है। अब आप चाहते हो जानना कि क्या ये सच में होता है, सच में ये जो बात इसने बोली, ये घटना बोली गई है कि अगर हम इसको मिक्स करेंगे इन दो चीज़ों को तो उसके बाद एलिफेंट पेस्ट निकलेगा। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो मतलब इवेंट हुआ था पहले के टाइम पर, ये सच है या फिर झूठ है, तो इसको चेक करने के लिए हम बेसिकली हम चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद जाएंगे, एक मेंटोस खरीदेंगे, ठीक है, बेसिकली अपना मेंटोस खरीदेंगे एंड इसके अंदर कोको कोला के अंदर डालकर चेक कर लेंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं, एंड अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम जान सकेंगे कि ये सच है या झूठ है, ये जो भी पास्ट में बोला गया था, ठीक है। तो जब हम किसी भी मतलब चीज़ को मतलब एम्पिरिकल मेथड से चेक करते हैं, एम्पिरिकल मेथड का मतलब होता है कि हम लैबोरेटरी में या फिर एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन कर कर किसी चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये बात सच है या फिर झूठ है, तो उसको एम्पिरिकल मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो जैसे हम इसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडीज़ करते हैं। तो अगर मान लो कोई बोलता है आपको कि दो केमिकल्स को मिलाने से ये सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे टाइम पर आप लेबोरेटरी में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप मान लो लाइफ साइंस की बात करो कि अगर बॉडी के अंदर अगर हम ये चीज़ डाल देते, कोई केमिकल डाल देते, तो हमको ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है, ये वायरस हमको पकड़ लेगा। तो उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये एम्पिरिकल मेथड से लेबोरेटरी में जाकर या फिर ऑब्जर्वेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं। बट अगर आप इन केस हिस्ट्री को अगर आप देखते हो, हिस्ट्री को क्या होता है कि अब देखो हिस्ट्री में होता क्या है कि मतलब बेसिकली हिस्ट्री में ये है कि अब जैसे मान लो कि कुछ 50 साल पहले कोई पर्सन था जो कि डेड हो गया, ठीक है, मतलब वहाँ पर लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से, एंड अब हम ये जानना चाहते हैं क्या वहाँ पर सच में वॉर हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं। तो क्या बताओ उस सिचुएशन को मैं वापस से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करें, मतलब नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस की बात करें, तो यहाँ पर हम उस सिचुएशन को वापस से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली एम्पिरिकल मेथड से। बट हिस्ट्री के टाइम पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वापस से उस वॉर को मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, वो सारी सिचुएशन को कि दो लोग वही जो मतलब पर्सन थे जो दो लोग वॉर में मर गए, वापस से उन दोनों को हम लोग क्रिएट करें एंड बोले कि वापस से लड़ो, हम लोगों को देखना है क्या सच में तुम लोग लड़े थे कि नहीं लड़े थे। तो आप कह सकते हो कि फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस जो होता है वहाँ पर आप एम्पिरिकल मेथड को तो यूज़ कर सकते हो, यानी लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि जो भी पहली बात बोली गई थी इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड वो सच है या झूठ है। बट आप हिस्ट्री के मामले में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हम एम्पिरिकल मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लेबोरेटरी में और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हिस्ट्री को मतलब प्रूव नहीं कर सकते कि भाई ये सच है या झूठ है, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हुई है कि इन फिजिकल साइंस मतलब इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड मतलब जो लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, यानी जो भी हमारे पास नॉलेज हमें मिली हुई है उसको चेक करने के लिए वो सच है या झूठ है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर सकते हैं एम्पिरिकल मेथड से उसे, ठीक है। तो दिस मेथड अलो फॉर्मुलेटिंग लॉ दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस, दोस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूवेड रिस्पेक्टिवली रिपीटेडली। मतलब क्या कि हम इस मेथड्स की मदद से क्या कर सकते हैं
कि हम कुछ लॉज बना सकते हैं, जैसे एक नियम बना सकते हैं, जब भी हम मेंटोस को इसके अंदर मिलाएंगे तो उससे जो है ये पर्टिकुलर चीज़ निकलेगी, या फिर दो केमिकल्स को मिलाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे तो पर्टिकुलरली ये एक प्रोडक्ट बन के निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लॉस बना सकते हैं। और वो जो लॉस हो गए, वो जो एम्पिरिकल मेथड से जो हम लॉस बनाते हैं वो हर टाइम मतलब एप्लीकेबल होगा। यानी क्या कि अगर आज मान लो आप मेंटोस और इसको मिलाते हो तो आज भी ये एलिफेंट टूथपेस्ट निकलेगा, एंड 100 साल बाद भी अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तब भी रिजल्ट सेम ही रहता है। तो टाइम और स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें सेम रहती है एम्पिरिकल मेथड में, ठीक है, मतलब नेचुरल फिजिकल साइंस के अंदर। बट अगर आप इन केस हिस्ट्री को देखोगे तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, इन हिस्ट्री रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ये क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि देखो पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमने देखा था वहाँ पर ये सारे वॉर्स हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सच है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा नहीं है तो हम ये बोल नहीं सकते कि भाई वो जो घटना बोली जा रही है वो सच में हुई भी है, ठीक है। एंड हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते वापस से कि वापस से वो सारे वॉर को हम क्रिएट कर ले और देख ले कि भाई सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हम एम्पिरिकल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। Also in history it is not possible to formulate law that remain true irrespective of the time and space। and history के अंदर ये भी होता है कि मतलब हम कोई लॉ भी नहीं बना सकते, कोई फॉर्मूला भी नहीं बना सकते जिसकी मदद से हम समझ सके कि पर्टिकुलरली कोई भी अगर मान लो थ्योरी आती है कि पास्ट में ये सारे इवेंट्स हुए, उनको हम प्रूव कर सके कि वो सच है या झूठ है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप कह सकते हो कि हिस्ट्री के अंदर आप एम्पिरिकल मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ओके। अब देखो हिस्ट्री को फिर हम लोग देखेंगे कैसे कि हिस्ट्री जो है वो सच है या झूठ है, ठीक है। मतलब यही सारी चीज़ें, ये मतलब हिस्ट्री में जो भी पार्ट्स इवेंट्स होते हैं उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते एम्पिरिकल मेथड से, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहते हैं वेरीफाई करना, कि हम चाहते हैं जानना कि क्या सच में कोई इवेंट हुआ है, और हम जानना चाहते हैं कि उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो सच में वो इवेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि पास्ट में डायनासोर थे या नहीं थे, ठीक है, मतलब हम जानना चाहते हैं भाई सच में थे कि नहीं थे, ठीक है। हम थोड़ी जाकर देखे थे, हम वहाँ पर थे ही नहीं, एंड कोई हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है जानने का, और उस इवेंट को हम रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। फिर कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मतलब सच है या झूठ है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे फॉसिल्स मिलते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात की जा रही है वो सच है या झूठ है, ठीक है, सच में वो इवेंट हुए थे या नहीं हुए थे। अब वो जो भी हमें मतलब बेसिकली मतलब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्टोरिकल, मतलब रिसर्च करते टाइम पर जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, जो भी हमें नॉलेज मिलता है हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड, उसको वेरीफाई किस तरीके से किया जा सकता है कि वो सच है या झूठ है। तो देखो इसके लिए लिखा हुआ है, टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट who know the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। ठीक है, मतलब क्या कि देखो अब अगर हम चाहते हैं ये जानना कि हिस्टोरिकल जो भी पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सच है या झूठ है, तो उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एक एक्सपर्ट मतलब बेसिकली वो पर्सन जो कि कम से कम मतलब उसके अंदर दो स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले उसको जो है पुरानी जो लैंग्वेज होती है, जो एंशिएंट लैंग्वेजेस होती है, वो उसे आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई हमको ऐसे मतलब इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसके अंदर ऐसे कुछ लैंग्वेजेस में लिखी हुई चीज़ें है, तो उसको पढ़ने आना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि भाई लिखा क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद उसको कुछ जो स्क्रिप्ट्स होती है, स्क्रिप्ट मतलब बेसिकली जैसे कि अब हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं। देखो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होता है। लैंग्वेज मतलब कोई भाषा, जैसे अब हिंदी बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भाषा है, ठीक है। पंजाबी बोल रहे हैं, ओके, तो ये सारी भाषा है। बट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे देखो ये है स्क्रिप्ट, इसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओ आई ई, ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, अब अगर आप देखोगे तो मराठी और हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वो सिमिलर है, ठीक है, बट लैंग्वेज अलग अलग है, उसके अंदर लैंग्वेज का फ़र्क है लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है, ठीक है। तो वो जो पर्सन होता है, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, उनके अंदर ये दो स्किल होने चाहिए, उनको अलग अलग स्क्रिप्ट्स आने चाहिए एंड एंशिएंट लैंग्वेजेस भी आने चाहिए, तभी जाकर हम जो भी हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको हम समझ सकें। जैसे मान लो अगर हमको कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो इस इंस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि इस लैंग्वेज को समझे एंड इसके स्क्रिप्ट को समझे, ठीक है, ताकि हम वो भी समझ सकें कि ये क्यों लिखा गया है एंड ऐसा क्या घटना हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो also the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as letter writing, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamp of authority, etc. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references। मतलब क्या कि देखो अब होता क्या है कि ये जो एक्सपर्ट रहेगा उसके अंदर खाली ये दो स्किल मतलब होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो एक्सपर्ट होगा हमारा, मतलब एक्सपर्ट मतलब कोई भी मतलब पर्सन जिसको ये सारी चीज़ें आती है, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ये जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा,
ये भी चेक करेगा ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिला हुआ है या फिर जो भी हमें रिसोर्सेज मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है, ये सच है या झूठ है। मतलब हो सकता है मान लो कोई कल का बच्चा जो है वो ऐसे नकली को खुद से ही पत्थर में घोच-घोच के बना दिया हो, ठीक है? तो उसको ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो कुछ क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि पहली बात लेटर स्टाइल, कि किस तरीके के लेटर के स्टाइल में लिखा हुआ है। मतलब सब लोग अलग-अलग स्टाइल से लिखते हैं ना, जैसे अब हम लोग ए इस तरह से भी लिखते हैं, फिर ए इस तरीके से भी लिखते हैं, तो मतलब सब लोग अलग-अलग स्टाइल से लिखते हैं लेटर्स को। तो लेटर स्टाइल को समझ सकते हैं कि अगर पास्ट इवेंट्स में लिखे, पास्ट में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उस टाइम पे अलग स्टाइल से लिखा जाता था, ठीक है? फिर ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है? पर्टिकुलरली अलग-अलग जो लोग होते हैं वो अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है? सबका अलग-अलग तरीके से होता है। मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो हर बार जो है स्टार्टिंग में जब लिखता है तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल ए लिखता है, या फिर स्टार्टिंग में जो भी मतलब लेटर्स होते हैं उनको अलग तरीके से लिखता है। मतलब अलग-अलग ऑथर्स जो अलग-अलग लोग होते हैं जो भी इस तरीके से लिखते हैं इन्फॉर्मेशन को, वो अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो उस ऑथर के स्टाइल को भी समझने की कोशिश कर सकता है, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि आखिर ये कौन पर्सन लिखा है। जैसे ग्रीक जो लोग होते हैं, वो लोग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रांस में अलग-अलग लोग, रोमन लोग अलग-अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है? तो सबके अलग-अलग स्टाइल होते हैं राइटिंग के। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट की आखिर मतलब बेसिकली कार्बन डेटिंग से ये पता किया जाएगा कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट हमें मिला हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हमें मिली हुई है, फॉसिल मिला है या फिर कोई भी चीज़ मिली है, ये कितना पुराना है, ये कब का है, ये भी हमें पता चलेगा। फिर टाइप ऑफ पेपर, ये कौन से पेपर से का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर मान लो पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग पेपर इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले के टाइम पे होता था जो खाल होती थी उसके ऊपर ही लिखा जाता था, ठीक है? तो हो सकता है उसके ऊपर लिखा हुआ, तो जिस उसके वजह से भी पता चलेगा कि आखिर ये किसने लिखा है, ठीक है? मतलब कौन से किंगडम से लिखा हुआ है, ठीक है? हो सकता है अलग-अलग किंगडम जो लोग हैं, उन अलग-अलग तरीके के बेसिकली टाइप ऑफ पेपर इस्तेमाल करते हो, ओके? तो इससे इसकी मदद से भी हमें पता चलेगा बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहाँ का है, ये किसने लिखा है, ठीक है? उसके बाद स्टैम्प या फिर जो अथॉरिटीज़ होते हैं, मतलब जैसे अलग-अलग जो राजास होते थे, उन लोग क्या करते थे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाते थे, मान लो उसने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? पर्टिकुलरली मान लो किसी लड़ाई के बारे में लिखा है या फिर किसी जो मर्जर होता है उसके बारे में लिखा है कि हम लोग संधि कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बारे में लिखा है, तो वो जो राजा लोग होते थे उन लोग अपना स्टैम्प लगा देते थे, ठीक है? मतलब अप्रूवल देने के लिए। तो वो जो स्टैम्प है उससे भी हमें पता चलेगा पर्टिकुलरली किस राजा ने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो स्टैम्प वैम्प अथॉरिटीज़ के जो थे उस ये सारी जो चीज़ें, ये सारी जो क्राइटेरिया है, इसकी मदद से जो बेसिकली हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमें डॉक्यूमेंट या फिर जो भी हिस्टोरिकल रिसोर्सेज मिले हैं ये ऑथेंटिक है या नहीं। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है बेसिकली कि वो जो चीज़ है वो सच है या झूठ है, मतलब सच्ची है कि झूठ है, मालूम पड़ा फेक है, ठीक है? तो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सारी क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया जाता है, ओके? अब सच अ डॉक्यूमेंट इज़ फर्दर स्क्रूटनाइज्ड, मतलब बाद में फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब ये एक्सपर्ट उसको मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद ये जो एक्सपर्ट है ये हिस्टोरियंस को, जो हिस्ट्री जो लिखते हैं, जो भी हिस्ट्री लिखते हैं उनको हिस्टोरियंस बोला जाता है, ठीक है? मतलब जो हिस्टोरियोग्राफी करते हैं उनको हिस्टोरियंस बोला जाता है। तो बाद में क्या होता है, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन हिस्टोरियंस को जो है पर्टिकुलरली ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे देते हैं। जैसे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, तो आर्कोलॉजिस्ट खुद थोड़ी हिस्टोरियन होते हैं, खुद थोड़ी हिस्ट्री को लिखते रहते हैं, उन्हें तो खाली मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ठीक है? तो उन्हें हम एक्सपर्ट्स बोलेंगे। एंड जब वो जो एक्सपर्ट है यानी जैसे आर्कोलॉजिस्ट है वो क्या करेंगे, हिस्टोरियंस को वो सारे रिसोर्सेज दे देंगे, भाई लो आप जो है हिस्ट्री को लिखो, ठीक है? फिर बाद में क्या होता है, ये जो हिस्टोरियंस होते हैं बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है उनको और अच्छी तरीके से वेरीफाई करते हैं और अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं एंड फिर रेलेवेंट हिस्ट्री को लिख देते हैं। मतलब जो भी उनको लगता है कि हाँ ये सारी इवेंट्स हुए होंगे पहले पास्ट इवेंट्स में, उन सारी चीज़ों को ये लिख देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता है। हम एम्पिरिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हम एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंदर दो मतलब स्पेशलिटीज़ होती है, वो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को समझ पाते हैं, जो एंशिएंट लैंग्वेजेस होते हैं उनको, एंड वो इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। आप क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है? पॉइंट्स याद रखना। एंड बाद में क्या होता है, ये जो हिस्टोरियंस होते हैं इसको और अच्छी तरीके से, स्क्रूटनाइजर का मतलब होता है कि और अच्छी तरीके से फिर बाद में जो है इसको ये एग्जामिन करके फिर हिस्ट्री को लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो अब अलग-अलग मेथड्स होते हैं हम मतलब हिस्ट्री के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, तो हम किस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आर्कियोलॉजिस्ट बताया कि खुदाई करके, तो और भी ऐसे अलग-अलग तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं, ठीक है? रेफरेंसेस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अलग-अलग मेथड्स बताए गए, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन का आप कह सकते हो तरीका, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को करने के। जैसे एग्जाम्पल है अपना सबसे पहला आर्कियोलॉजी, ठीक है? ये जो आर्कियोलॉजी होता है, ठीक है? आर्कियोलॉजी मतलब वो एक्सकवेशन, खुदाई करके जो भी हम नीचे से निकालते हैं ना ज़मीन में से, तो उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद होता है अपना जो बेसिकली आर्चिवल, ठीक है? आर्चिवल देखो, आर्चिवल साइंस मतलब होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि देखो एक पर्टिकुलरली लाइब्रेरी टाइप में होता है, जैसे अपना नॉर्मल लाइब्रेरी होता है वैसे एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पर
पुराने जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर जो पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जो भी हमें हिस्टोरिकल रिटन टाइप में मतलब किताब के फॉर्म में, न्यूज़पेपर या फिर ऐसे कोई भी आर्टिकल के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इस आर्चिवल में मतलब आर्चिव में रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर एक आर्चिव है, तो वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हो। वैसे तो कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, फिर भी बता दे रहे। ठीक है, तो आर्चिवल साइंस के अंदर क्या होता है कि हम जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डॉक्यूमेंट का एक्सेस हर एक को नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको रिसर्च करना होता है, जैसे हिस्टोरियंस हो गए या फिर कोई एक्सपर्ट्स हो गए, तो उनको मतलब बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो वही लोग जा सकते हैं ऑथोरिटी के बाद। ठीक है, मतलब पूछने के बाद, जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं, तो काफ़ी मतलब कमज़ोर भी होते हैं। अगर मान लो बाई चांस आपने किसी पर्टिकुलरली किसी स्क्रिप्ट को पकड़ा एंड वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहाँ पर नॉर्मल पीपल को नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद होता है, नेक्स्ट होता है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब क्या, तो देखो इसका मतलब होता है जो पुराने टाइप के जो भी मतलब पुराने समय के जो भी ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे कि ये तालपत्री आपको दिख रही है, या फिर ऐसे और भी स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनको बोला जाता है, तो उनकी स्टडी करना। तो उसकी मदद से भी हमको पहले के टाइम की जो भी चीज़ें हुई है, घटना हुई है, या फिर पहले के जो लोग की थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। ठीक है, पहले के लोग कैसे थे। उसके बाद एपिग्राफी होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, मतलब क्या, इसके अंदर हम इंस्क्रिप्शंस की जो ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनकी स्टडी करते हैं, कि मतलब इसमें जैसे मान लो कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उन्होंने कुछ ऐसे स्टोन्स जो रहते हैं, ऐसे पत्थर रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे स्क्रैचेस कर करके कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। ठीक है, तो उनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। तो एपिग्राफी करके भी हम कुछ चीज़ें पास्ट के बारे में समझ सकते हैं, पहले के लोगों के बारे में समझ सकते हैं, एंड हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल। ठीक है, यानी लेटर स्टाइल ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब अलग अलग जो भाषाएं के लोग होते हैं अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एंड अलग अलग लेटर स्टाइल जो होते हैं उनकी भी स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये किस किंगडम ने लिखा है, या फिर कौन से राजा ने लिखा है, या फिर कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर सऊदी अरब में रहेगा तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो हमको समझ आएगा ना, हाँ भाई ये उर्दू में लिखा है या फिर अरबी में या पारसी, मतलब कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो हमको समझ आएगा कि कहाँ का ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूमिनिस्टिक या फिर स्टडी ऑफ कॉइन, जिसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो हम जो राजा पहले के टाइम पे जो भी कॉइन्स होते थे ना, जैसे सिल्वर कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स होते थे, मतलब जो राजा महाराजा अपनी करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो वो उन कॉइन्स को हम स्टडी करके पता कर सकते हैं कि कौन सा राजा कब का था। ठीक है, मतलब देखो अब मान लो कोई कॉइन हमको मिलता है जिसकी कार्बन डेटिंग से हमको एज पता चलती है कि ये 500 साल पहले का है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा 500 साल पहले ये पर्टिकुलर राजा था जो राज कर रहा था इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, जो कि इस करेंसी को इस्तेमाल करता था। इससे हमें ये भी पता चलेगा वहाँ की इकोनॉमी किस तरीके की थी। अब मान लो कोई राजा है सिल्वर कॉइन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर कोई राजा है गोल्डन कॉइन इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, तभी ना गोल्डन कॉइन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी भी हमें पता चल जाएगी स्टडी ऑफ कॉइन्स की मदद से, मतलब जिनको हम न्यूमिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है जीनोलॉजी। ठीक है, जिसको हम स्टडी ऑफ लीनेज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखो जब हम क्या करते हैं कि फैमिली ट्री जिसको हम बोलते हैं ना, कि मतलब जैसे अगर आप देखोगे, अब जैसे शिवाजी महाराज है, ठीक है, तो शिवाजी महाराज की जो पापा थे शाहजी महाराज, उनकी हम देखते हैं कि शाहजी महाराज, फिर उनका जो बेटा था वो कौन था, शिवाजी महाराज, फिर उनके बेटे, ठीक है, संभाजी महाराज और राजा, मतलब बेसिकली इसे अलग अलग अगर हम देखेंगे कि मतलब फैमिली जनरेशन वाइज, तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम पता चलता है। जैसे बाबर है, बाबर का बेटा हिमांयू, फिर अकबर, ऐसे अलग अलग, औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब बेसिकली फैमिली ट्री जैसा बन जाता है कि एक के बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ जनरेशन, इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको जीनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, मतलब जीन्स की स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर राजा है तो उसका बेटा कौन था, फिर उसका बेटा कौन था, इसकी स्टडी को बोला जाता है जीनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड को समझ लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री को रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, इसकी स्टडी किस तरीके से की जाती है, और एंड हिस्ट्री को लिखा किस तरीके से जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखना है, नैरेटिव मतलब वही लिखना हिस्ट्री को। ठीक है, तो हिस्ट्री को अगर हम लिखना चाहते हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग करना चाहते हैं, तो आखिर हम किस तरीके से करेंगे, इसका मेथड क्या होता है। तो देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले एग्जामिन करेंगे रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी क्या, सबसे पहले तो ये देखेंगे जो भी हमको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है वो रिलेवेंट है या नहीं है, मतलब सही है या फिर फेक है। ठीक है, मान लो हमको कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, कोई स्टोन टैबलेट के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो हमको ये पहले चेक करना है कि वो सच में मतलब ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, हो सकता है मान लो कि 10-20 साल पहले किसी पर्सन ने ऐसे ही मज़े में बना दिया और ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसको पहले रिलेवेंट देखेंगे कि वो है कि नहीं है। ठीक है, जो भी हमें रेफरेंसेस मिल रहे हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है,
उसके बाद एक बार हम उसको एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरी आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी क्या कि एक बार हमको पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है, सही है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे एंड ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो इवेंट हुआ था जिसके बारे में ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है हमें बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मान लो जैसे कोई हमको पता चलता है कि ये जो राजा था इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ये मतलब कोई राजा है जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो अब वो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है जिसको हमने रिलेवेंट देख लिया भाई सही है, तो ऐसे टाइम पर हम ये देखेंगे कि अब ये जो एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च हमने की है कि हाँ यहाँ पर ये पर्टिकुलरली लड़ाई वड़ाई झगड़ा झगड़ी हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मान लो हमको दो इवेंट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, एक इवेंट हमको पता चलता है एक कोई लड़ाई के बारे में, फिर दूसरा इवेंट पता चलता है दूसरी लड़ाई के बारे में, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर देख लो, ठीक है, अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये जो बीच का ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन मतलब बीच में ऐसा कौन सा इवेंट हो गया जिसके वजह से हम वर्ल्ड वॉर 2 से वर्ल्ड वॉर 3 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उस टाइम पे लोगों ने बोला, मतलब पूरी दुनिया ने बोला कि अब हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देंगे, ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो ऐसा कौन सा इवेंट हो गया जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते तो उसको मतलब बेसिकली तो अब हमें यही करना है, मतलब यहाँ पर एक बार जब हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को ले लेते तो अब हमें हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस को समझना है कि एक इवेंट के बाद ये जो दूसरा इवेंट हुआ है इसके बीच में ऐसा क्या इवेंट हो गया जिसके वजह से एक इवेंट से हम दूसरे इवेंट पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम इन स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। यानी क्या कि अब हम ये करेंगे कि देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी हमें रेफरेंसेस मतलब इन्फॉर्मेशन मिली हुई है ये इन्फॉर्मेशन कब की है, मतलब टाइम एंड स्पेस को समझेंगे कि बेसिकली ये कहाँ की इन्फॉर्मेशन है, कौन से राजा ने दी थी, ठीक है, और ये समझेंगे जो भी मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इन सारी चीज़ों मतलब टाइम एंड स्पेस को समझेंगे, उस सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क करेंगे, मतलब बेसिकली हम खुद से घटनाओं को अपने मतलब इमेजिन करेंगे कि आखिर कैसा कैसा हुआ होगा, ठीक है, कि सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी ना अलग अलग राजाओं की लड़ाई के बीच में कि ये जो राजा था इसने इतने 1000 घोड़े लिए थे, उसके बाद उन्होंने इतनी लड़ाई की, तो वहाँ पर हमने थोड़ी देखने गए थे भाई सही में 1000 घोड़े थे, ठीक है, हम क्या करें, हम खुद से बना रहे हैं कि मतलब इमेजिन करें कि इतने उन्होंने ली होगी, ठीक है, जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से, ठीक है, तो हम खुद से इमेजिन करते हैं, तो वही कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क करना है हमें, मतलब खुद से इमेजिन करना है कि क्या क्या इवेंट्स हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, और मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की मदद से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। यानी क्या कि एक बार जब हमें सारी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम सारे कुछ फ्रेमवर्क भी क्रिएट करने लग जाते हैं, उसके बाद अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, यानी खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं कि कोई भी इवेंट आखिर हुआ है तो आखिर वो क्यों हुआ, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बट क्यों हुआ, ठीक है, आखिर वर्ल्ड वॉर 1 से हम वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे पहुंच गए, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, यानी क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे इस दोनों के बीच में, ऐसा कौन सा गैप आ गया जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक पर्सन की मौत की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था, तो उस क्वेश्चन को अगर आप अराइज नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीच में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन हुआ था जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो गया था, ठीक है। उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, मतलब क्यों हुआ था, ठीक है। बेसिकली एक पर्सन को मार दिया गया था गोली से जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया लड़ने लग गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्वेश्चन भी करने हैं कि आखिर कोई भी इवेंट हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये सारी रीजंस की वजह से ये सारे इवेंट्स हुए हैं, तो मतलब ट्रांजिशन को हम समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी क्या अब हमको हाइपोथेसिस करनी है, हाइपोथेसिस मतलब खुद से मतलब एक थ्योरी बनानी है हमको कि ये सारे इवेंट्स हुए थे, यहाँ पर ये घटनाएं हुई थी, मतलब खुद से इमेजिन करना है, घटना खुद से हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस बेसिस पे, ठीक है, कि ये सारी घटनाएं हुई होगी, उसके बाद ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, तब जाकर ये सारे इवेंट्स क्रिएट हुए, ठीक है। तो मतलब हाइपोथेसिस हमें बनानी है क्योंकि हम वहाँ पर खुद तो थे नहीं, तो इसलिए हमें खुद से इमेजिन करना है, खुद से ऐसे मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मतलब हमें मतलब एक थ्योरी बना देनी है, ठीक है, जो कि हो सकती है वो सच भी हो झूठ भी हो सकता है उसमें कुछ गैप्स भी हो, ठीक है, हाइपोथेसिस के अंदर। बट हम खुद से ऐसे हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि हाँ ये सारे इवेंट्स हुए होंगे, सबसे पहले इस राजा ने अटैक किया होगा, फिर दूसरे राजा ने अटैक किया होगा, उनके पास इतने घोड़े होंगे, ठीक है, तो ये हम हाइपोथेसिस करेंगे। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मतलब हम कब करेंगे, जब हम सारे एग्जामिन कर लेंगे जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हिस्ट्री के, उन सारे रिसोर्सेज को हम क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद ही हम हिस्ट्री को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल
रिसर्च मेथड है कि सबसे पहले हमको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है, एग्जामिन करना है वो रेलेवेंट है या नहीं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक बार पता चलता है रेलेवेंट है तो उसके बाद कलेक्ट कर लेना है इन्फॉर्मेशन को एंड ट्रांजिशन को समझना है कि ऐसा क्या इवेंट हुआ था बीच में जिसके वजह से दूसरा इवेंट हुआ। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है टाइम एंड स्पेस को कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कब कौन सी घटना हुई थी। फिर फॉर्मुलेट करना है हमको, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस हमको अराइज करने हैं कि आखिर ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसके बाद ये वाला इवेंट आखिर क्यों हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, ऐसा कोई घटना क्यों हो रही है। जैसे डायनासोर जो है वो मर गए, ठीक है, मतलब उनकी सारे डायनासोर एक ही बार में खत्म हो गए। तो अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिर सारे डायनासोर क्यों मर गए। उसके बाद क्या करें, हम हाइपोथेसिस देंगे कि हाँ मे बी वहाँ पर कुछ मीटियोर्स गिर गए होंगे बहुत बड़े बड़े जिसके वजह से जो है वो डायनासोर सारे मर गए होंगे। फिर कुछ डायनासोर बच भी गए होंगे तो वो कैसे मर गए फिर। तो उसके बाद हमने एक और हाइपोथेसिस दे दी कि उसके बाद क्या हुआ, जब मीटियोर टूट गया तो उसके सारे बादल में डस्ट पहुंच गए जिसकी वजह से सूरज की लाइट नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से पूरे धरती के जो वातावरण है खराब हो गया था, ऑक्सीजन नहीं था, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से सारे डायनासोर मर गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस फिर फॉर्मुलेट करेंगे एंड फिर सारे जब हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन कर लेंगे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को उसके बाद हम हिस्ट्री को लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। नाउ अब ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को देख लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा बट कोई नहीं, हम लोग पूरी चीज़ें देखेंगे। तो देखो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को आप समझ लेते हैं कि आखिर हिस्टोरियोग्राफी को लिखा कैसे गया है, ठीक है। तो देखो मतलब बेसिकली ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी मतलब बेसिकली पास्ट में किस तरीके से हिस्ट्री लिखा जाता था एंड अभी किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अभी अभी हमने देखा कि हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को, राइटिंग करते हैं हिस्टोरिकल नरेटिव्स को, ठीक है। हिस्टोरिकल नरेटिव मतलब हिस्टोरियोग्राफी करते हैं, हिस्ट्री को हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हिस्टोरिकल नरेटिव बोला जाता है। तो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। जब हम हिस्टोरिकल मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हिस्टोरिकल नरेटिव लिखते हैं, मतलब एकदम ध्यान से सारे इवेंट्स को ध्यान रखते हुए एग्जामिन करते हुए जब हिस्ट्री को लिखा जाता है तो इसी को हिस्टोरियोग्राफी बोला जाता है। स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन, ठीक है। और जो स्कॉलर्स होते हैं जो कि हिस्ट्री को लिखते हैं उन्हें हिस्टोरियंस बोला जाता है, ठीक है। आपको स्कॉलर का मतलब भी बता देते हो, स्कॉलर्स हम किनको बोलते हैं। तो देखो स्कॉलर हम उन लोगों को बोलते हैं जो कि पर्टिकुलरली कोई भी मतलब जैसे मान लो कोई प्रोफेसर हो गया, ठीक है। यूरोप साइड में जितने भी ऐसे प्रोफेसर्स होते थे या फिर कोई पर्टिकुलरली आपने पीएचडी कर ली किसी एक फील्ड के अंदर जैसे हिस्ट्री के अंदर या फिर फिलोसॉफी के अंदर आपने हिस्ट्री मतलब पीएचडी कर ली, ठीक है, एक पर्टिकुलरली डिग्री ले ली, ठीक है, या फिर आप प्रोफेसर बन गए। तो उन लोगों को जो भी मतलब कोई भी रिसर्च करते रहते थे ना तो उन्हें हम स्कॉलर्स बोलते थे, ठीक है। जिनको हम ये मानते थे ये जो स्कॉलर्स है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को स्कॉलर बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो स्कॉलर्स है जो कि नरेटिव लिखते हैं यानी हिस्ट्री को लिखते हैं इन्हीं को हम हिस्टोरियंस बोल देते हैं, ओके। अब देखो हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him। यानी क्या कि देखो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए होते हैं, जितने भी मतलब घटनाएं हुई होती है, वो हर एक इवेंट को वो नहीं लिखते अपने हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी हिस्ट्री लिख रहे थे हर एक इवेंट को नहीं लिखते, वो कुछ इवेंट्स को जो है वो थोड़ा बहुत हटाते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे आपने रामायण सुनी होगी, ठीक है। अगर आप रामायण देखोगे, अगर आप अलग अलग लोगों की लिखी हुई जो रामायण है अगर वो पढ़ते हो तो आपको हर एक आदमी जो है मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको दिखे। आपने सीरियल्स देखे होंगे रामायण के, अगर आप जो मतलब अलग अलग सीरियल्स जो होते हैं रामायण के, एक आदमी जो रहेगा रामायण जो बनाया रहेगा उसके अंदर कुछ इवेंट्स अलग होंगे, हो सकता है दूसरे वाले जो रामायण जो लोगों ने बनाया है उसके अंदर कुछ इवेंट्स अलग होंगे, ठीक है। एक दो इवेंट्स एक्स्ट्रा होंगे हो सकता है, तो किसी में एक दो इवेंट्स कम होंगे, ठीक है। तो हर एक इस तरीके से जो भी हिस्ट्रीज लिखते हैं वो भी इस तरीके से करते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के ऊपर लिखते हैं, तो वो हर एक हिस्ट्री के मतलब पार्ट को नहीं लिखते, हर एक इवेंट को नहीं लिखते, कुछ इवेंट्स को वो हटा देते हैं जो कि उनको लगता है कि ये इवेंट में भी नहीं हुआ होगा या फिर उनको लगता है कि ये इवेंट डालना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स को वो नहीं डालते अपने नरेटिव के अंदर यानी अपने राइटिंग के अंदर, ठीक है। और कुछ को डालते हैं एंड काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस करते हैं कि ये सारी मे भी चीज़ें हुई होगी, मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जब हम खुद से मतलब अपना इमेजिन करते हैं कि मतलब बेसिकली ये सारे इवेंट्स हुए होंगे, इमेजिन करना कि जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हिस्टोरिकल रिसर्च से उस बेसिस पे हम इमेजिन करते कि ये सारी घटनाएं हुई होगी, मे बी ये सारी चीज़ें हुई होगी, किसी फॉर्मूला या फिर साइंटिफिक वे से नहीं, हम सिर्फ अपना मतलब अपने हिसाब से हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि मे बी ये सारी चीज़ें हुई होगी, तो उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोला जाता है, यानी अपने कंसेप्ट के हिसाब से हम चीज़ों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी हिस्टोरियन होगा, जो भी इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, जो भी उसने अडॉप्ट किया होगा, उस हिसाब से वो अपना हिस्ट्री लिखेगा। उसको हो सकता है मान लो वो क्रिश्चियन होगा तो हो सकता है क्रिश्चियन के बारे में अगर कुछ बुरा चीज़ें हो रही होगी तो वो नहीं लिखेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। वहीं पे कोई ज्यूडिश होगा या फिर कोई दूसरा रिलीजन का पर्सन होगा तो वो डाल देगा, ठीक है।
तो जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसने अडॉप्ट किया उस हिसाब से लिखेगा। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइनेड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। और जो भी स्टाइल, जिस भी तरीके से वो अपना हिस्ट्री लिखने वाला है, वो डिपेंड टोटली करता है वो किस प्रकार का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्ट उसने किया, मतलब किस प्रकार का वो अपना इमेजिन कर रहा है हिस्ट्री को, उसी हिसाब से वो हिस्ट्री को भी लिखेगा। अगर वो इमेजिन कर रहा है कि दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई है और वो इमेजिन कर रहा है कि एक राजा अच्छा है दूसरा राजा बुरा है, तो ऐसे टाइम पर वो उसी हिसाब से लिखेगा, राइटिंग करेगा अपना हिस्ट्री को, ठीक है। तो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसा हिस्ट्री लिखता है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अब अगर हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री को देखते हैं कि पहले के टाइम पे हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती थी। देखो आप हिस्ट्री को अगर डिवाइड करें हम, तो हम हिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री कब शुरुआत हुई थी? तो 15th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी, मतलब 5th सेंचुरी जो था अपना जो 5th सेंचुरी BCE, ठीक है, मतलब बिफोर कॉमन एरा जिसको, या फिर बिफोर क्रिस्ट मतलब बोल सकते हो आप लोग, जो भी बोलना चाहो। तो BCE जो है 5th BCE जो था, वहाँ से शुरुआत हुई एंशिएंट, मतलब अपना जो हिस्टोरी, मतलब बेसिकली एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हुई। एंड बेसिकली यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हुई। एंड उसके बाद अगर आप मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत पूछोगे वो कब हुआ, तो वो 18th सेंचुरी से हुआ, ठीक है। मतलब 18th सेंचुरी, मतलब बेसिकली 18th सेंचुरी अपना AD जो है, या फिर जिसको हम CE भी बोलते हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई अपना बेसिकली मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की, ठीक है। तो अब देखो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यानी पहले के टाइम पे लोग किस तरीके से हिस्टोरियोग्राफी करते थे। तो देखो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि प्रेवलेंट का मतलब होता है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उतना प्रचलित नहीं था, उतना फेमस नहीं था। यानी क्या कि देखो जो एंशिएंट लोग थे, जो पहले के जो लोग थे, वो उतना ज़्यादा हिस्ट्री को लिखने में बिलीव नहीं करते थे, मतलब उतना ज़्यादा हिस्टोरिकल नरेटिव नहीं करते थे, ऐसे हिस्टोरियंस नहीं रहते थे कि जाकर हम बैठकर सारी हिस्ट्री को लिखते बैठे, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं करते थे वो, ठीक है। मतलब उनके में उतना फेमस नहीं था कि हर रोज़ जो है हर कोई आदमी जो है वो पास्ट के सारे इवेंट्स को लिखते जा रहा है, नोट करते जा रहा है, ऐसा कोई भी उतना मतलब नहीं था पर्सन, ठीक है। तो हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वेयर नॉट एगर टू नो अबाउट इट। यानी क्या, अब मतलब क्या कि देखो क्योंकि पहले के टाइम के लोग जो थे, एंशिएंट सोसाइटी के जो लोग थे, वो उतना ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में, मतलब हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने में उतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं था कि हमको हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आगे वाली जनरेशन को बताना नहीं है, ठीक है। मतलब उनका ऐसा नहीं था कि मतलब उन लोग उसके बारे में अवेयर नहीं था कि हिस्टोरिकल राइटिंग हमें करनी चाहिए, या फिर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को अगर बताना है तो उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। उनको ये सारी चीज़ें पता थी, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस थी, ठीक है। बट उनका जो वे ऑफ मतलब नरेटिव हिस्ट्री था वो अलग था, मतलब वो किस अलग तरीके से हिस्ट्री को लिखते थे, ठीक है। एंशिएंट पीपल ऑल्सो फील दैट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड ऑफ द इंसिस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्या कि जो एंशिएंट लोग थे उनका भी मन करता था, उनकी भी इच्छा रहती थी कि देखो हम भी जो है अपनी जो स्टोरीज अपनी ज़िंदगी की, या फिर जो हमारे पास्ट इंसिस्टर जो थे, मान लो किसी का राजा, मतलब किसी के इंसिस्टर राजा थे या फिर कोई बहादुर आदमी था, तो उनकी जो स्टोरीज है वो भी चाहते कि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएं, तो उनका भी मन करता था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जो एंशिएंट सोसाइटी थी वो अपना जो ये इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो स्टोरीज है, उसको कम्युनिकेट करती थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक अलग तरीके से, ठीक है। वो क्या करती थी, जैसे केव्स में पेंटिंग करती थी, आपने देखा हो केव पेंटिंग्स, ठीक है। जैसे केव्स में पेंटिंग की जाती थी, जैसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स, मतलब फोटोज जैसे जानवरों के कि हम शिकार, मतलब हमारे जो इंसिस्टर्स है वो जानवरों के शिकार करें, मैमथ को मार रहे, ठीक है। तो इस सारे स्टोरीज जो है वो केव्स पेंटिंग के रूप में उन लोग देते थे। यहाँ मतलब हिस्टोरिकल नैरेटिव ना लेकर उन लोग अलग तरीके से अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। उसके बाद देखो और भी तरीके होते थे, जैसे स्टोरी टेलिंग, वो अपने बच्चों को स्टोरीज बताते थे, ठीक है, कि देखो पहले के टाइम पे ऐसा ऐसा होता था, एक राजा था एक रानी थी, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है। मतलब स्टोरीज के रूप में अपनी स्टोरीज को, हिस्ट्री को बताते थे, ठीक है। सिंगिंग सॉन्ग, यानी जैसे आपने देखा होगा जो संत लोग होते हैं, मतलब जैसे भजन कीर्तन करते हुए जैसे अलग अलग भजन करते तो उसमें स्टोरीज भी बताते जाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब जो कृष्णा जी थे, मतलब ऐसे ऐसे सारी चीज़ें उनके साथ में हुई, ठीक है। तो उन लोग गाना गाते गाते स्टोरीज भी बता देते हैं, ठीक है। तो इसे भजन करते हुए जो अपने संत लोग होते हैं उन लोग भी अलग अलग तरीके से स्टोरीज को बता देते। तो पास्ट के जो लोग थे, एंशिएंट सोसाइटी के जो लोग थे, वो गाना गाते गाते, मतलब ऐसे भजन करते करते, ऐसे गाना गाते गाते जो है वो हिस्ट्री को बता देते थे, ठीक है। उसके बाद बलाड्स होते थे। बलाड्स देखो जैसे इंडिया के अंदर जैसे कैसे हम लोग भजन करते करते लोगों को अपनी स्टोरीज बता रहे, वैसे यूरोप साइड में लोग बलाड करते थे। बलाड मतलब क्या कि मतलब बेसिकली ये भी वही चीज़ है कि लोग गाना गाते गाते, डांस करते करते मतलब स्टोरीज बताते, गाने के रूप में स्टोरीज बताते थे, ठीक है। जैसे रैप होता है ना कि हम रैप में बोलते जाते अपनी कुछ, मतलब जो भी कहानी रहती है वो बोलते जाते हैं रैप के अंदर, वैसे ही लोग गाना गाते गाते जो है अपना जो भी पास्ट हिस्ट्री है, कोई भी भगवान से रिलेटेड या फिर किसी रिलीजियस पर्सन से रिलेटेड या फिर कोई भी पर्सन से हिस्ट्री से रिलेटेड, तो स्टोरी को जो है वो मतलब गाना गाते गाते बोलते थे, जिसको हम बलाड्स बोलते हैं, ठीक है।
तो फॉर दिस पर्पज दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुकेड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। एंड ये सारी जो एंशिएंट जो चीज़ें हैं, जो एंशिएंट सोसाइटी के जो लोग थे, जो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने हिस्ट्री को जो है पास आउट किया नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो जो एंशिएंट जो लोग थे, जो जिन लोगों ने हिस्ट्री को लिखा या फिर अलग अलग तरीके से स्टोरी सुनाई, केव पेंटिंग्स की इंस्क्रिप्शंस लिखे, तो वो सारी जो चीज़ें थी, उन्हीं चीज़ों को आज हम अपने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर एज अ सोर्स मानते हैं। यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उनको हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब केव पेंटिंग है, उसकी मदद से हम लोग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को लिखते हैं कि पहले के लोग किस तरीके से शिकार करते थे, ठीक है। स्टोरी टेलिंग की मदद से हम लोग आज के मॉडर्न जो हिस्टोरियोग्राफी है उसके अंदर हम चीज़ें लिखते हैं कि पहले के टाइम पे ये सारी घटनाएं हुई थी, लोग बोलते हैं, मतलब कहानियाँ हैं, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है कह सकते हो टोटली डिपेंड है अपना एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब देखो यहाँ पर आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 45 मिनट हो गए, बट कोई नहीं, अगर आप चाहो तो आधा लेक्चर भी देख सकते हो, ओके। तो अब नाउ लास्ट यहाँ पर टॉपिक है जो कि है डू यू नो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ें बोली गई है कि देखो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखो एक मतलब पहले के टाइम पे बेसिकली अपना 4500 BCE, मतलब पहले के टाइम पे बहुत पुराना बात है, मतलब एक करीब 8000 साल पहले, उससे पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एक जगह थी मेसोपोटामिया, जो कि मतलब बेसिकली अपना जो मेसोपोटामिया है, कहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी के टाइम पर ये इराक साउथ में है, मतलब इराक के थोड़े ऊपर साइड में, देखो यहाँ पर है ये जो अपना मेसोपोटामिया है, यहाँ पर है मेसोपोटामिया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये मेसोपोटामिया है, ओके। अगर आप देखोगे तो ये इराक है अपना, इराक के अंदर ये मेसोपोटामिया है, ठीक है। तो ये जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर क्या हुआ है, हमको एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिला था, ठीक है। बेसिकली देखो ये इंस्क्रिप्शन हमको मिला था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि देखो ये 4500 BCE यानी करीब 8000 साल पहले या फिर उससे ज़्यादा साल पहले की बात है। उस टाइम पर किस तरीके से लोग जो थे वो रहते थे, आपको ये समझ आएगा कि उस टाइम पर भी लोग जो थे, मतलब उस टाइम पर भी लोग राजा महाराजा रहते थे, उस टाइम पर भी जनरल रहते थे, उस टाइम पर भी आर्मी रहती थी जो कि अपने जो भी नेशन है उसको प्रोटेक्ट करती थी। यहाँ पर देखो उस टाइम पर भी एक पर्टिकुलरली एक किंग रहता था, एक पर्टिकुलरली पर्सन रहता था जो पूरी आर्मी को लीड करता था, ठीक है। तो आपको इस इंस्क्रिप्शन से ये पता चलेगा उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो किस प्रकार की थी, वो किस तरीके से वॉर्स को करती थी, एंड ऐसे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जो कि पुराने टाइम की स्टोरीज बताते, हिस्ट्रीज बताते कि कैसे लोग कौन से राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, कौन जीता कौन हारा, मतलब ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। द अबव पिक्चर शो अ फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, मतलब एक टुकड़ा है एक बेसिकली एक पुराने इंस्क्रिप्शन का। अब फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स, यानी कुछ सोल्जर्स है जो कि मार्च कर रहे हैं, होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पेयर, यानी भालू जो भाला रहता है वो लेकर और शील्ड लेकर ये लोग मार्च कर रहे हैं। सीन हायर, मतलब जो आपको दिख रहा है द जनरल इन द फ्रंट, यानी ये जो है आगे ये जनरल है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेसेड बैक टू द समर सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया जो है वहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी, समर सिविलाइजेशन, वो मतलब बेसिकली उसका ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन है। तो आपको दिखेगा कि देखो जो ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे भी जो लोग होते थे वो भी हिस्ट्री को लिखते थे, यानी एंशिएंट सोसाइटी के जो लोग थे वो भी हिस्ट्री जो है उसको नरेट करते थे, बट लिख कर ना तरीके से, वो अलग तरीके से करते थे, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, केव पेंटिंग के फॉर्म में, इस तरीके से वो अपने हिस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन को बताते थे। नेम ऑफ द सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन preserved it in various inscription that the earliest inscription show about that बैक टू 4000 BCE, ठीक है। मतलब सबसे पुराना जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला है वो 4500 BCE मिला है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स, इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लोवरे म्यूजियम इन फ्रांस, ठीक है। मतलब फ्रांस में एक म्यूजियम है जहाँ पर इसको ये डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ओके। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट के जो लोग हैं, हमारे जो पुराने एंशिएंट सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी मतलब हिस्टोरियोग्राफी करते थे, वो भी हिस्ट्री को लिखते थे, मतलब सामने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए, स्टोरीज़ को बताने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है स्टोरीज विथ मैसेजेस, एंड जो लोग होते थे वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टोरी के जो भी मैसेजेस है वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएं, इसलिए वो हिस्टोरियोग्राफी करते थे। एंड बट फॉर्मेट उनका अलग रहता था, वो अलग तरीके से लिखते थे, वो खुद किताब में ना लिखकर, पेपर पे ना लिखकर वो अलग अलग फॉर्मेट में लिखते थे, यानी कि केव पेंटिंग करके इंस्क्रिप्शंस में, गाने के तरीके से, या फिर अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा था क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, मैं चाहता था सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर से शॉर्ट लेक्चर सुनेंगे, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है।
तो मे बी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे पूछ सकते हो। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या फिर जो ग्रुप्स होंगे आपके, या फिर जो सोशल मीडिया में आप चाहो तो इस मतलब वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस वीडियो को देख सके, ठीक है। एंड क्योंकि ये नई नई शुरुआत है इस चैनल की, तो इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो अभी सब लोग नए ही है, तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो फटाक से, क्योंकि देखो आने फ्यूचर में हम लोग ज्योग्राफी को भी चालू करेंगे। अभी हमने हिस्ट्री को चालू कर दिया है। एंड मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर दूंगा, समझा दूंगा कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। एंड लास्ट में हम लोग इसका एक रिविजन लेक्चर भी बना देंगे हर एक चैप्टर का, ताकि आप जब पेपर के लिए प्रिपेयर करने जाओ तो वहाँ पर आपको बस एक एक लेक्चर्स देखकर ही मतलब आपके पूरे चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो कुछ लेक्चर्स देखकर ही आपके पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, तो बाद में हम रिविजन लेक्चर्स भी लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने हिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर ले लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम नोटेबल स्कॉलर्स को भी चालू करेंगे एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को भी चालू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारा चैनल का टेलीग्राम है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में चाहिए अगर आपको, तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम पर। एंड कोई जो अपडेट्स होते हैं या फिर अगर आपको कोई बात करनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो इंस्टाग्राम का जो मतलब लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, ठीक है, मतलब हो सकता है मान लो आप लेक्चर के अपलोड होने के 2-3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर मे बी नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो हमारे चैनल पर। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देखो नेक्स्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट आ गया होगा, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर और डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। एंड देखो हमारा एक दूसरा चैनल भी एक्सपेरिमेंट डिग्री स्टडी, जहाँ पर हम फर्स्ट ईयर बैफ मतलब एफ वाई और एस वाई को पढ़ाते हैं। तो अगर आपके भाई बहन होंगे तो उनको आप बता सकते हो, वहाँ से जाकर आप चेकआउट उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।